Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to continue with our 8th class NCERT book with its 7th chapter of that, which is that conservation of plants and animals. So let's begin. What does the term conservation mean? Conservation means to protect or to save. जैसे हम अपने मनी को सेव करते हैं फॉर द फ्यूचर, वैसे ही हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, प्लांट्स को, ट्रीज को, इन सब को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा नीड है। ये नीड क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन द ट्रीज। जब हम एक लैंड से या फिर एक जमीन से पेड़ों को काटते हैं, वहां से उन्हें हटाते हैं, तो क्या होता है? उस फेज को हम क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के रीजंस है काफी, मैनमेड रीजंस है, नेचुरल रीजंस है। नेचुरल जो है उनमें हम काउंट करते हैं फ्लड्स एंड ड्रोट, मतलब या तो बहुत ज्यादा रेन, बाढ़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं फ्लड्स, या फिर ड्रोट यानी कि सूखा पड़ जाता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक रेन नहीं होती है। ये तो थे नेचुरल रीजंस। अगर हम आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड रीजंस की बात करते हैं तो मैनमेड रीजंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रिफरिंग दैट लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए लैंड को यूज करना ट्रीज को कट करके। उसके बाद में सेकंड जो रीजन आता है मैनमेड का, उसके अंदर है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके, वहां से उस वुड को कट करके उस लैंड को या तो अर्बनाइजेशन के लिए या फिर उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज करना, मतलब वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करना। ये रीजन है डिफोरेस्टेशन के। थर्ड रीजन हम इंक्लूड करते हैं इसमें, या तो हम उस वुड को एज अ फ्यूल यूज करते हैं या फिर उस वुड से हम फर्नीचर मेकिंग करते हैं। तो ये सब रीजंस है डिफोरेस्टेशन के। रीजंस के बाद में अगर हम कंसिक्वेंसेस की बात करें, कंसिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट्स। डिफोरेस्टेशन के रिजल्ट्स क्या रहते हैं? डिफोरेस्टेशन होने की वजह से यानी कि ट्रीज की एब्सेंस होगी। ट्रीज की एब्सेंस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एनवायरनमेंट में इंक्रीज होगा, बिकॉज ट्रीज जो है वो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और इन रिटर्न वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसे हम रेस्पिरेटरी गैस के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर ट्रीज ही नहीं हुए तो ये गैसेस का इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा एनवायरनमेंट में, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। उसके बाद में सेकेंड इसका हम कंसिक्वेंस देखें तो सेकेंड है रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आएंगे, बिकॉज ट्रीज जो है, ट्रीज की लीव्स जो है वो रेन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज उसमें इवेपोरेशन होता है, ट्रीज की लीव्स करती है, कंडेंसेशन होता है, ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, देन रेन आती है। जब ये प्रोसीजर नहीं होगा, ट्रीज एब्सेंट होंगे, ये प्रोसीजर नहीं होगा, और ये प्रोसीजर नहीं होने की वजह से रेनफॉल पैटर्न में इफेक्ट आएगा। रेनफॉल पैटर्न में इफेक्ट आएगा मीन्स वाटर लेवल डिक्रीज होगा। वाटर लेवल सरफेस पे डिक्रीज होने के साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्रीज होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन डिफोरेस्टेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है। डेजर्टिफिकेशन इट मीन्स जब लैंड नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, सिर्फ बेयर लैंड बचेगा। बेयर लैंड मीन्स उसके सॉइल इरोजन हो सकती है उस लैंड की। ट्रीज क्या करते हैं? सॉइल को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, सॉइल होल्ड करते हैं, तभी सॉइल इरोजन नहीं होता। टॉप मोस्ट जो फर्टाइल लेयर होती है वो वहां पे सिक्योर होती है, लेकिन ट्रीज नहीं होंगी, रूट्स नहीं होंगी तो वो उस सॉइल को कैच नहीं कर सकते, उसे होल्ड नहीं कर सकते। इस वजह से सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होगी, फर्टाइल लेयर जो होगी, वो वहां से हट जाएगी और एक इनफर्टाइल लेयर रह जाएगी सॉइल की, जिसकी वजह से वो लैंड बेयर लैंड हो जाएगा, वहां पे वेजिटेशन नहीं होगी और डेजर्ट में वो ग्रीन लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। इसके बाद में सोइल इरोजन की हम बात करें। डेजर्टिफिकेशन क्या है?
सोइल इरोजन होना, जो सोइल की टॉप मोस्ट लेयर है उस लेयर का ग्रीन लैंड से हटना और इनफर्टाइल लेयर का रह जाना, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है, उसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। इट वॉज अबाउट डिफोरेस्टेशन। इसके कंसिक्वेंसेज एंड रिजल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, इसके रीजंस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी क्या है? इट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ स्पीशीज। इट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ स्पीशीज। इट मीन्स एक स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक एरिया में जितने भी फ्लोरा एंड फोना वहां पे प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। वेराइटी ऑफ स्पीशीज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। इट मीन्स एक स्पेसिफिक रीजन में जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, इतने फ्लोरा एंड फोना जितने भी है, वो उस रीजन की बायोडायवर्सिटी, उन्हें हम कहते हैं। अब हम यहाँ पे टर्म आई फ्लोरा एंड फोना। What are these? Flora means it refers to plant species in a particular area. एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में जितने भी प्लांट्स है, ट्रीज है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट रीजन। इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो जितने भी एनिमल्स एक रीजन में, एक एरिया में प्रेजेंट है, स्पेसिफिक एरिया में, वो उस एरिया के फोना है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, तो आप अपने घर के फोना है, आपका एक पर्टिकुलर एरिया है आपके घर का। उसी तरह से एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा एंड एनिमल्स को कहते हैं फोना। यहाँ पे बात है स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज जो है वो इंटरब्रीडिंग करने वाले इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है। अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, यानी कि जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक नई जनरेशन को बर्थ दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज, राइट। अब हमने पढ़ा बायोडायवर्सिटी के बारे में। तो बायोडायवर्सिटी में फ्लोरा एंड फोना है। इनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, क्या क्या लॉ जो है वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना नेसेसरी क्यों है, क्यों हमें इसकी नीड है? तो इसकी नीड हमें इसलिए है ताकि एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना रहे, एक इक्विलिब्रियम बना रहे। क्योंकि चाहे छोटे से छोटा इंसेक्ट है या फिर बड़े से बड़ा एनिमल है, सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। उस इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए, उस मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए हमें कंजर्वेशन नेसेसरी है। जैसे अगर हम बात करें बंगाल टाइगर की, तो बंगाल टाइगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। अब इंडिया में पाया जाता है तो उसके नंबर भी बहुत कम है। उसे ही बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए? उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तो इनके कंजर्वेशन के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, जिनके अंदर उनके नेचुरल हैबिटेट्स में उनको कंजर्व किया जाता है। तो इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज में सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम पढ़े तो इसमें क्या होता है, सबसे नेचुरल हैबिटेट में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, उन्हें उनके रिसोर्सेज को यूज करने की बहुत ही फ्रीली परमिशन होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसमें नेचुरल हैबिटेट में ही उन्हें सिक्योर किया जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड एनिमल्स को, वहां की वेजिटेशन को, उनके रिसोर्सेज को, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी लेस अलाउ होती है। इट मीन्स हम वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहां के एनिमल्स के बारे में, वहां की वेजिटेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इन्हीं की, तो इनमें क्या होता है, यहाँ के एनिमल्स को उनकी ब्रीडिंग कंट्रोल नहीं होती है, ना ही उनके फूड पे कोई कंट्रोल रखा जाता है, वो जितना चाहे वो खा सकते हैं और उनकी ब्रीडिंग पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इसी तरह से अगर हम देखें तो हम जू में भी एनिमल्स को रख सकते हैं, जू में भी हम एनिमल्स को रखते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आर्टिफिशियल हैबिटेट, आर्टिफिशियल हैबिटेट मीन्स उनको नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, उन्हें केज में रखा जाता है, प्रोटेक्टेड केजेस होते हैं, वहां पे पिंजरे जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें रखा जाता है। ये इनकी ब्रीडिंग भी कंट्रोल होती है और उनकी ब्रीडिंग भी कंट्रोल होती है और उनकी फूड हैबिट्स को भी कंट्रोल रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स, ये क्या होते हैं, इनमें भी एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। नेचुरल हैबिटेट के साथ में वो अपने हैबिटेट के साथ साथ वहां के रिसोर्सेज को भी फ्रीली यूज कर सकते हैं। ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है, बिकॉज कोई हंटिंग पोचिंग यहाँ पर नहीं की जाती है। हंटिंग मीन्स उनका शिकार नहीं कर सकते और पोचिंग मीन्स अगर कोई उनका शिकार करता है तो उनपे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये यहाँ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। थर्ड हम बात करें, इस थर्ड बात करने से पहले हम इसमें देखते हैं नेशनल पार्क्स में जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है मेनली उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें एक टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स भी बनाए गए हैं। टाइगर रिजर्व टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, तो टाइगर इज वन ऑफ द सम स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम द अर्थ। इट मीन्स उनके नंबर जो है वो कंटिन्यूसली डाउन होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं। नेशनल पार्क्स में उनको कंजर्व किया जाता है। टाइगर रिजर्व एक्ट जो है उसके अप्रैल 1 1973 में स्टार्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। ये मोस्ट नीडेड स्टेप था टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल स्टेप रहा है। उसके बाद थर्ड हम अगर बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बड़ा एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो काफी बड़ा होता है, जिसमें वहां की वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के साथ साथ हैबिटेट्स को,
उनके रिसोर्सेज को सिक्योर किया जाता है, प्लस वहां पर जो ट्राइबल्स रहते हैं, आदिवासी जो रहते हैं, उनकी लाइफ एंड उनके ट्रेडिशन को भी ध्यान में रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो काफी बड़ा होता है, जिसमें एनिमल्स के साथ साथ उनके रिसोर्सेज एंड वहां पर जो ट्राइबल्स रहते हैं उनको भी सिक्योर किया जाता है, उनके भी जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उनको कंजर्व किया जाता है। बायोस्फीयर जो है वो एक बड़ा लैंड है, क्योंकि तो उसमें कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंक्लूडेड होती है और कई बार नेशनल पार्क भी उसके अंदर आते हैं या फिर दोनों आते हैं। जैसे अगर हम बात करें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें 1 नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 1 नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आती है। नेशनल पार्क जो है वो है सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इसमें बोरी एंड पचमढ़ी, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आती है। जहां की यहाँ पे अगर हम बात करें इस बायोस्फीयर रिजर्व में जिन फ्लोरा का जो प्रोटेक्शन किया जाता है, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स का, तो इसमें है साल एंड सागौन, इनका प्रोटेक्शन किया जाता है, ये यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है। और फोना की अगर हम बात करें तो फोना में वाइल्ड मैंगो, फोना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीतल जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये फ्लोरा है एंड ये फोना। ये तो था बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी की, बायोस्फीयर में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में, बायोडायवर्सिटी की बात करें तो स्पीशीज काफी तरह की होती है। जैसे कुछ स्पीशीज जो है वो सेफ होती है, कुछ खतरे में होती है, कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गई है, मतलब इस अर्थ से खत्म हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग बायोडायवर्सिटी में स्पीशीज जो है वो है 5 टाइप्स की। फर्स्ट हम बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है जो कि हाईली जो है वो रिस्क में है। डेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, जो अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया प्रॉपरली तो एक दिन एक्सटिंक्शन में वो जा सकती है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज में यानी कि जो स्पीशीज रिस्क में है वो कौन सी है, एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल ऐसी स्पीशीज है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिसको कंट्रोल नहीं किया गया, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया तो क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो होती है जो कि एक एरिया में एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती है और नेचुरली कहीं और नहीं मिलती है। मतलब एक एरिया है, वहां पर वो स्पीशीज बहुत ज्यादा नंबर में है, उसके बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, लेकिन नेचुरली वो किसी और रीजन में नहीं मिलती है हमें। जैसे अगर हम बात करें पेंगुइन्स की,
पेंगुइन्स कहाँ मिलते हैं? एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, वहां पे पेंगुइन्स नेचुरली मिलते हैं और किसी भी रीजन में पेंगुइन्स नेचुरली अकर नहीं होते हैं। थर्ड हम बात करते हैं वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती है? जो कि अभी के लिए सेफ है, लेकिन अगर उनको भी कंट्रोल नहीं किया गया तो वो एंडेंजर जोन में जा सकती है, ना कि एक्सटिंक्शन जोन में। यहां से स्पीशीज एक्सटिंक्शन जोन में जाती है, मतलब खत्म होने के कगार पे, लेकिन यहाँ से स्पीशीज जाएगी एंडेंजर्ड जोन में। ये अभी के लिए सेफ है, लेकिन बाद में इनको रिस्क है। जैसे एग्जाम्पल इसका हम ले तो पोलर बियर। फोर्थ हम बात करते हैं हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये स्पीशीज ऐसी है जो कि एंडेंजर जोन से भी अपर लेवल की है। इट मीन्स इनकी बहुत कम स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है, जो लिविंग कर रही है वो बहुत कम है, और एक्सटिंक्शन जोन में बहुत सून वो जा सकती है, बहुत जल्दी वो जा सकती है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है इंडियन वल्चर। ये एक बर्ड है इंडियन वल्चर, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और नंबर 5 अगर हम बात करते हैं स्पीशीज की, तो ये है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब जो कि अब नो मोर एग्जिस्ट, स्पीशीज दैट नो मोर एग्जिस्ट। इसका एग्जाम्पल वी नो वेरी वेल, डायनासोर। ये क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, जो कि अब अर्थ पर नहीं है। तो ये था स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज 5 तरह की है: एंडेंजर्ड, एंडेमिक, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अब जो इनके रिकॉर्ड्स है इन स्पीशीज के, वो किसमें रखे जाते हैं? हर एक एंडेंजर्ड स्पीशीज का, हर तरह की स्पीशीज के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो ये रिकॉर्ड हम रखते हैं रेड डेटा बुक में। रेड डेटा बुक क्या है? अ बुक दैट कंटेन्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। अ बुक दैट कंटेन्स अ बुक दैट कंटेन्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके रिकॉर्ड्स जिस बुक में रखे जाते हैं वो बुक है रेड डेटा बुक। इस बुक को जो मेंटेन करती है वो है IUCN की ब्रांच। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। रेड डेटा बुक को जो मेंटेन रखते हैं, जिसमें सारे रिकॉर्ड, वो ब्रांच है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। रेड डेटा बुक जो है वो प्लांट स्पीशीज के लिए और एनिमल स्पीशीज के लिए अलग अलग होती है। इट मीन्स प्लांट्स की स्पीशीज के लिए अलग रेड डेटा बुक है एंड एनिमल्स की रिकॉर्ड्स के लिए अलग रेड डेटा बुक है। इसके बाद हम बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन होता है लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट।
माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट इट मीन्स ये मोस्टली होता है सीजनल बेसिस पे। जब कोई भी बर्ड या फिर एनिमल एक प्लेस से बहुत दूरी के प्लेस पे जब जाते हैं सीजनल बेसिस पे, या फिर अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस है या फिर उनकी रिप्रोडक्टिव कंडीशंस है, उनके लिए जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। ये मोस्टली सीजनल बेसिस पे होता है। मोस्टली सीजनल बेसिस पे होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव रीजंस भी हो सकते हैं इसके। कोई बर्ड्स को एग ले करने हैं, फिशेस भी माइग्रेशन करती है एग लेइंग के लिए, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन सीजनल बेसिस हो गया। ये रीजंस होते हैं इनके माइग्रेशन के लिए। मोस्टली बर्ड्स में देखा जाता है, जिसका एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन जो है नेचुरली जो है ये रशिया के साइबेरिया में ही पाया जाता है। रशिया के साइबेरिया में पाया जाता है, लेकिन ड्यू टू एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, ये क्या हुई सीजनल कंडीशन, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये रशिया साइबेरिया से कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, भरतपुर, जो कि राजस्थान में है। तो साइबेरियन क्रेन्स जो है वो रशिया से, साइबेरिया रशिया से भरतपुर राजस्थान में माइग्रेट करते हैं। ये तो बात रही माइग्रेशन की। अब हम बात करते हैं पेपर कंजर्वेशन के बारे में। पेपर कंजर्वेशन जो है वो डिफॉरेस्टेशन को कम करने का एक अच्छा ऑप्शन है, ट्रीज को बचाने का एक अच्छा ऑप्शन है। कंजर्वेशन ऑफ पेपर, कंजर्वेशन कर रहे हैं इट मीन्स हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग हमें क्यों नेसेसरी है, इससे हम ट्रीज को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 टन ऑफ पेपर को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज की नीड होती है। 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज की जरूरत होती है 1 टन ऑफ पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिसाइकलिंग की, तो रिसाइकलिंग हम पेपर की 5 to 6 टाइम्स कर सकते हैं। 5 to 6 टाइम्स अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं तो हम कितने ट्रीज को कर सकते हैं सेव, 1 टन ऑफ पेपर, 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज थे, और हमने मिनिमम हमने 5 टाइम्स रिसाइकल किया, तो कितने ट्रीज हमने कंजर्व किए, 85 ट्रीज। अब ऐसे अगर हम बार बार रिसाइकल करते रहे एक पेज को, तो हम बहुत ज्यादा ट्रीज को कंजर्व कर सकते हैं। प्लस उसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग में जो एनर्जी एंड वाटर का यूज होता है उसे भी हम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो इनका भी यूज कम होगा, तो इनको भी हम कंजर्व कर सकते हैं। इसके बाद में फर्स्ट तो था रिसाइकलिंग, सेकंड अगर हम बात करें रिफॉरेस्टेशन की, तो रिफॉरेस्टेशन भी ट्रीज को कंजर्व करने का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रीस्टॉकिंग ऑफ ट्रीज और रीप्लांटिंग ऑफ ट्रीज। इट मीन्स पेड़ों को वापस से लगाना। कोई भी डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है जो जिसको जहां से ट्रीज को कट कर दिया गया था, या चाहे वो मैनमेड तरीके से कट किए गए हो या फिर नेचुरली कोई फ्लड्स आई है, कैलेमिटीज अगर कुछ आई है,
तो उस वजह से अगर कोई फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ है तो उस फॉरेस्ट को वापस से ग्रीन करना क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन। इसमें हमें ध्यान में क्या रखना होता है कि जो प्लांट स्पीशीज वहां पे पहले से प्रेजेंट थी, पहले के टाइम पे जो प्लांट्स से ट्री वहां पे जिस स्पीशीज के प्रेजेंट थे, हमें उन्हीं स्पीशीज को वहां पे फिर से ग्रो करना होगा। ये हुआ रिफॉरेस्टेशन, और ये दोनों तरीके हैं ट्रीज को कंजर्व करने के लिए। अब रिफॉरेस्टेशन के बाद में हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये भी हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बनाया है। ये एक्ट फॉरेस्ट को कंजर्व करने के साथ साथ वहां के एनिमल्स, प्लांट्स तो कंजर्व होंगे, प्लस वहां पे फॉरेस्ट में या फिर फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में जो भी पीपल रहते हैं, जो भी लोग वहां पर रहते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर। तो इट वाज ऑल अबाउट अवर today's session in which we read about, first of all we read about deforestation। deforestation की हमने reasons and consequences के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा deforestation, उसके बाद में we learned about biodiversity, बायोडाइवर्सिटी जिसमें हमने फ्लोरा एंड फोना के बारे में भी पढ़ा। फ्लोरा एंड फोना के बारे में पढ़ा। थर्ड हमने बात की प्रोटेक्टेड एरियाज की। प्रोटेक्टेड एरियाज में हमने 3 एरियाज के बारे में पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। देन वी रेड अबाउट स्पीशीज के बारे में पढ़ा। स्पीशीज हमने 5 तरह की पढ़ी थी, एंडेमिक स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंड देन वी रेड अबाउट एक्सटिंक्ट स्पीशीज। आफ्टर देन वी रेड अबाउट रेड डेटा बुक, जो कि IUCN मेंटेन करता है। देन वी रेड अबाउट माइग्रेशन। Next topic we learned about recycling of paper, and in last we read about reforestation and Forest Conservation Act. So it was all about our today's session. I hope you have understood everything. If you have any query, then drop it in comment section. Thank you.